हेलो एवरीवन। चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इससे पहले हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां थी जिसको बाद में सुधारा गया। गैसों को कैसे लिखना है, लिक्विड को कैसे लिखना है, इन सब के बारे में बताया गया। यदि कोई अभिक्रिया ताप के द्वारा प्रभावित होता है तो ताप को कैसे दर्शाएंगे, ये सब बताया गया था। अब रासायनिक समीकरण में जो मुख्य बात है कि कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हम लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण को बैलेंस्ड होना चाहिए। और बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने रासायनिक संयोग के नियम में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि अभिकारक की जितनी मात्रा हम लेते हैं उत्पाद बनने पर भी उतना ही द्रव्यमान हमें मिलना चाहिए, और ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है? लेफ्ट साइड यानी कि अभिकारक और राइट साइड उत्पाद, दोनों तरफ तत्वों और अणुओं का जो अनुपात है या जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। उसके लिए हम मुख्यतः 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें एक होता है आपका आंशिक विधि, एक होता है अनुमान विधि, और एक होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि, और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो यहाँ पर हम केवल 2 ही प्रकार की विधियों का अध्ययन करेंगे, बाकी विधियां आपके रेडॉक्स अभिक्रिया वाले पाठ में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं पहला अनुमान विधि। अनुमान विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। इसको देख लीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड का स्टेप क्या है, उसको कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। पहले तो हमें एक समीकरण का ढांचा लिख लेना है, स्ट्रक्चर। पूरा जो समीकरण है उस स्ट्रक्चर को पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है C2H2 और एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जा रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहा है। उसके बाद ढांचा लिखने के बाद क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद में अगर कोई तत्व जो है तात्विक अवस्था में है तो उस तात्विक अवस्था को हम परमाणविक अवस्था में बदल लेंगे। दूसरा स्टेप हो गया। परमाणविक अवस्था में बदलने के बाद क्या करेंगे, ऐसे सूत्र जिनमें अधिकतम संख्या में तत्व होते हैं उनको पहले हम संतुलित करते हैं। और अगर इस प्रकार का समीकरण नहीं मिलता है जिसमें ज़्यादा तत्व हो तो हम बेसिकली हमारे अनुमान से ही उसको हल करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। तो संतुलन करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला विधि अनुमान विधि। अनुमान विधि को समझिए गैस, अपने अनुसार गैस करना है कि किस लेफ्ट साइड में अगर हाइड्रोजन कितना है तो राइट साइड में कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस चीज को समझना है। तो देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पर अनुमान विधि का। एसिटिलीन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। तो ये जो समीकरण है संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन का संख्या, हाइड्रोजन का संख्या लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अलग अलग है। तो उन अलग अलग संख्याओं को हम संतुलित करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो हमने पहले बताया है कि पहले उसका समीकरण का ढांचा लिखते हैं। ढांचा लिखने के बाद, ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर लिखने के बाद एक एक तत्व को देखते जाते हैं कि कौन सा तत्व जो है लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और कौन सा कम है, उसको संतुलित करते जाते हैं। तो देखिए पहला स्टेप इसका, यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिटिलीन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 2, लेकिन हमें पहला ही स्टेप क्या बोला गया है कि तात्विक अवस्था को परमाणविक अवस्था में बदलना है। और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हम देख रहे हैं आणविक अवस्था में है। किस अवस्था में है? आणविक अवस्था में। आणविक अवस्था को हमें परमाणविक अवस्था में लिखना है। तो परमाणविक अवस्था में लिखने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो O2 है उसको हटा करके केवल O लिख देंगे। तो ये अब आ गया परमाणविक अवस्था में पहला स्टेप। तो बाकी एज इट इज जैसे का तैसा रहेगा। C2H2 और O2 का बस हमने यहाँ पर क्या किया, O कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आणविक अवस्था था उसको हमें परमाणविक अवस्था में बदलना है। अब बाकी जो है एज इट इज रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ पर पहले समीकरण में हम देखते हैं कि कार्बन का संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कार्बन का संख्या
1 है। तो हमें अब कार्बन को संतुलित करना है। तो कार्बन को संतुलित करने के लिए जहाँ पर कार्बन की संख्या कम है वहाँ उसको जहाँ ज़्यादा है उसके समान गुणक से उसको गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर C2H2 में कार्बन की संख्या है 2 और यहाँ पर कार्बन की संख्या है 1। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 2। अब यहाँ पर देखिए कार्बन भी संतुलित हो गए, ये भी 2 और ये भी 2। तो हमारा इस प्रकार से ऑक्सीजन को हमने परमाणविक अवस्था में बदल दिया, फिर कार्बन को संतुलित कर लिया। अब यहाँ पर कार्बन को जब संतुलित कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु जो है लेफ्ट और राइट में अंतर है। तो देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर केवल 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो 2 × 2 4 और 1 5। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 5 है और यहाँ पर केवल 1 है, तो जहाँ पर कम है वहाँ पर 5 से उसको गुणा कर देंगे। तो देखिए तीसरा स्टेप में अब यहाँ पर देखिए हमने ऑक्सीजन के पास ये 5 लगा दिया। अब 5 लगाए, अब देखिए इसको समीकरण को, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 5 और यहाँ पर भी देखिए 2 दूने 4 और यहाँ पर 1 5। तो लेफ्ट और राइट दोनों में ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई। अब देखते हैं अंतिम में हाइड्रोजन को संतुलित करना। तो हाइड्रोजन को हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, मतलब इसको हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन को। लेकिन हमने जो तात्विक अवस्था को परमाणविक अवस्था में बदला है उसको हम जब अंतिम समीकरण का रूप देते हैं तो उनको आणविक अवस्था में ही लिखा जाता है। तो आणविक रूप में जब उनको लिखेंगे तो उनको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये 5O है, 5 ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर परमाणविक अवस्था में, इसको हम आणविक अवस्था में बदलेंगे। तो पूरा जो समीकरण है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2C2H2 प्लस 5O। अब 5O था तो इसको आणविक किए तो क्या हो गया 5O2। फिर अब इसको 2 से गुणा किए हैं तो देखिए इंटू 2 अगर यहाँ पर करते हैं 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4CO2 और इस प्रकार से ये हो जाएगा 2H2O। इस प्रकार से पूरे समीकरण को अंतिम में 2 से जब गुणा किए तो ये हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। इस विधि को स्टेप वाइज बताने का मतलब ये है कि ये समझाने के लिए था। आपको अगर कोई समीकरण दिया जाता है तो हीट एंड ट्रायल विधि, जिसको गैस विधि बोलते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप पहला वाला समीकरण देखेंगे, पहले वाले समीकरण में देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, तो सीधा यहाँ पर 2 लगा दीजिए। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन को जो है ये आणविक अवस्था में है और हमें संतुलित करने से पहले उसको परमाणविक अवस्था में लिखना पड़ता है। तो उसको परमाणविक अवस्था में लिखने के लिए इसका O2 से O हटा देंगे, ये इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कार्बन संतुलित हो गया, ये जो है आणविक अवस्था में हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे फिर अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना। तो ऑक्सीजन परमाणु को जब संतुलित करना देखेंगे तो हमने कार्बन का कर लिया है, हाइड्रोजन का कर लिया है, ऑक्सीजन को परमाणविक से परमाणविक अवस्था में बदल लिया है। तो अब क्या करेंगे इसमें करेंगे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित। तो यहाँ पर जब देखते हैं कार्बन में अगर 2 लगा देते हैं तो 2 दूने 4 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन मिल करके 5 हो जाता है राइट साइड में, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में केवल ये 1 है। अब ये केवल 1 है, परमाणविक अवस्था में जब बदले हैं तो, और यहाँ 5 है तो ये तो गलत है, फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। तो उसको क्या करेंगे, सामने में 5 लगा देंगे। 5 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5O। अब गिन करके देखेंगे तो 2 दूने 4, यहाँ पर देखिए ये 2 दूने 4 और ये 5, और चूंकि 5O है लेकिन ये परमाणविक अवस्था में है। कौन से अवस्था में है, परमाणविक अवस्था में है। तो परमाणविक अवस्था को आणविक अवस्था में बदलने के लिए हम करेंगे, उसमें पूरा जो समीकरण है उसको 2 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन प्राप्त हो जाता है। 2C2H2 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 2H2O। इस प्रकार से अनुमान विधि द्वारा किसी भी छोटे समीकरणों को
इनको बैलेंस किया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट विधि। पहले हमने देखा अनुमान विधि। अब अनुमान विधि से अगर कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो अनुमान विधि के द्वारा हल नहीं किए जा सकते, जिनको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, उन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को हल करने का अलग तरीका है। इसमें हमारा अनुमान विधि का भी प्रयोग होता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, देखिए। जो आंशिक समीकरण विधि है उनको हम कैसे हल करते हैं। तो आंशिक समीकरण विधि को हल करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है अनुमान विधि का। जैसे देखिए यहाँ पर एक समीकरण है, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है और FeSO4 के साथ क्रिया करके K2SO4 MnSO4 H2O Fe2SO4 3 का निर्माण कर रहा है। अब ये निर्माण कर रहा है तो इसको हम अनुमान विधि से हल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी अभिकारक का संख्या 3 है और यहाँ पर देखते हैं तो उत्पाद का संख्या 4 हो जाता है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए। पहले तो इस समीकरण को दो समीकरण में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से समीकरण में, तो इनको डिवाइड करेंगे दो अनुमान विधि वाले समीकरण में, या अनुमान विधि से जो हल किए थे दो छोटे छोटे समीकरणों में उसको डिवाइड करेंगे। अब दो समीकरणों में डिवाइड करने के बाद प्रत्येक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा पृथक पृथक अलग अलग पहले संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने के बाद अगर दो जो समीकरण प्राप्त होंगे उन समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे और जो टर्म्स कटते हैं उनको कटा देंगे और बाकी जो बचते हैं उनको योग करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंशिक समीकरण विधि प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4 FeSO4 से क्रिया करके ये उत्पाद बना रहा है। तो पहले इनको आंशिक समीकरण में लिखना। तो आंशिक समीकरण में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक बार पोटेशियम परमैंगनेट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O। एक आंशिक समीकरण हमें मिल गया। दूसरा आंशिक समीकरण देखिए, KMnSO4 जो है इसके साथ क्रिया कर लिया। अब जो FeSO4 है वो भी H2SO4 के साथ क्रिया करेगा और एक यौगिक का निर्माण करेगा Fe2SO4 3। तो इस प्रकार से हमें दो आंशिक समीकरण मिल गए। तो हम पहले इन आंशिक समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम पहला इसको हल करते हैं। तो इसका स्टेप देखिए, यहाँ पर देखिए KMnO4 और H2SO4 इस समीकरण को देखने पर हमें यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि पोटेशियम का संख्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर पोटेशियम का संख्या है 2। तो सबसे पहले हम पोटेशियम को संतुलित कर लेते हैं। तो पोटेशियम को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में पोटेशियम के आगे जहाँ पर पोटेशियम की संख्या कम है 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया है। 2 लगाया तो क्या हो गया, अब ये 2KMnO4 प्लस H2SO4, बाकी एज इट इज रहेगा K2SO4 MnSO4 और H2O। तो ये बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा पोटेशियम जो है संतुलित हो गया। अब देखते हैं, अब पोटेशियम संतुलित हो गया तो इस समीकरण को देखिए, पोटेशियम संतुलित वाला समीकरण। अब इसमें देखते हैं कि मैग्नीज यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर मैग्नीज जो है नहीं, यहाँ पर मैग्नीज जो है 2 है, क्योंकि यहाँ पर सामने 2 लगा है तो यहाँ पर ये पूरा समीकरण के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर मैग्नीज है 2 और यहाँ पर मैग्नीज है 1। तो इस मैग्नीज को कंप्लीट करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन में जो हमारे यह ए वाला स्टेप है इसमें मैग्नीज के आगे 2 लगा दिए हैं। देखिए, तो ये हो गया 2MnSO4। अब देखिए पोटेशियम और मैग्नीज संतुलित मिलेगा आपको। यहाँ पर पोटेशियम 2, यहाँ पर पोटेशियम 2 और यहाँ पर मैग्नीज 2, यहाँ पर मैग्नीज 2। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम देखेंगे इस समीकरण में और कौन संतुलित नहीं है। तो देखते हैं सल्फर। अब सल्फर देखिए यहाँ पर कितना है संख्या में, तो सल्फर है यहाँ पर 1 और यहाँ पर सल्फर कितना है 1 और 2 1 3। तो यहाँ पर 3 सल्फर है।
तो 3 सल्फर है, तो उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में जहां पर सल्फर कम है वहां पर हम 3 से गुणा कर देंगे। तो वहां पर कहां पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो लेफ्ट और राइट दो देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में सल्फर है हमारा 1 और राइट साइड में सल्फर है कितना, तो 3। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड में सल्फर जिस यौगिक के साथ है वहां पर 3 लगा देंगे। तो ये हमने लगा दिया 3H2SO4। अब देखिए पोटेशियम भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है, मैग्नीज भी 2 है, मैग्नीज भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 3 है, सल्फर यहाँ पर भी कितना है, तो 1 और ये 2 3। इस प्रकार से यहाँ तक ये इतना स्टेप हो गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। हमने सल्फर को संतुलित करने तक देख लिया था। अब कुछ और तत्व हैं जिनको हमें संतुलित करना है, तो हमें आगे संतुलित करना है हाइड्रोजन को। अब पहले वाले समीकरण में हमने पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर तक संतुलित कर लिया था। अब उस समीकरण में जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है हमारा अव्यवस्थित है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अव्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन को व्यवस्थित करने के लिए जहाँ पर ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, तो अगर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कम है तो लेफ्ट में लगा देंगे, और अगर राइट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कम है तो राइट साइड में उसका गुणा कर देंगे। तो पहले हमने क्या देखा था, सल्फर में देखे थे उसका समीकरण, तो लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन का मान था वो है 6 और राइट साइड में जो हाइड्रोजन का मान है वो है 2। तो यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए क्या किए, 3 से गुणा कर दिए लेफ्ट साइड में। तो 3 से गुणा करेंगे तो उधर भी 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को स्पेशली देखिए 3H2SO4, और इस प्रकार से हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूने 6, लेफ्ट साइड में बराबर है हाइड्रोजन। राइट साइड में देखिए तो राइट साइड में क्या है 3H2O। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। इसको समझने के लिए आप पिछला जो लिखे हैं उस समीकरण में स्पेशली ध्यान दीजिए। स्पेशली जब ध्यान देंगे तो सल्फर को संतुलित किए थे, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर इन सब को जब संतुलित किए थे तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन जो है संतुलित रूप में नहीं मिला था। तो संतुलित रूप में नहीं मिला था तो कैसे मिला था, तो वहाँ पर हम देखे थे कि हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड में 6 है और राइट साइड में हाइड्रोजन जो है केवल 2 है। लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में केवल 2। तो यहाँ पर तो ये पहले से 3 लगा हुआ था, तो हम यहाँ पर राइट साइड में ये 3 लगा दिए, तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, हाइड्रोजन इतने संतुलित हो गए, तो बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, अब यहीं पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 दूने 8 और ये 4 तिया 12, तो 12 8 20, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो 4 और ये 4 दूने 8, 8 4 12 और 12 और ये 3 15। तो यहाँ पर ऑक्सीजन राइट साइड में 15 है और यहाँ पर 20 है। तो हम देख रहे हैं कि 5 का अंतर है। तो उस 5 के अंतर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे ऑक्सीजन को भी। अब चूंकि अगर किसी तत्व में हम संख्या को बढ़ाते हैं तो दूसरे तत्व का जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हम जो है किसी यौगिक या किसी अणु में संख्या को न बढ़ा करके जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां उसको अलग से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और K2SO4 ये सब बैलेंस्ड है, 2MnO4 3H2O, और इसी राइट साइड में ऑक्सीजन जो है जो केवल 15 था प्लस 5 कर दिए, तो अब यहाँ भी ये ऑक्सीजन 20 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 20 हो गई। तो इस प्रकार से एक जो समीकरण है, एक आंशिक समीकरण हमारा पूरी तरह से संतुलित हो गया और हमें ये एक पहला इक्वेशन, पहला समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब जब हम दूसरे समीकरण को, हमने पहले ही देखा है कि आंशिक समीकरण विधि में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनको पहले 2 भाग में बांटते हैं, 2 आंशिक समीकरण में बांटते हैं।
तो दूसरा आंशिक समीकरण हमारा क्या है, ये है। दूसरा आंशिक समीकरण हमारा क्या है, तो ये है। कौन सा है, FeSO4 प्लस H2SO4 मिलाकर के बन रहा है Fe2SO4 3। तो यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ पर 2 है और आयरन यहाँ पर 1 है, तो इस आयरन को हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो आयरन को संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आयरन के सामने 2 लगा दिए, तो अब ये हो गया 2FeSO4, यहाँ भी आयरन 2 हो गया और यहाँ भी आयरन 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या जो है गड़बड़ हो गई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है। यहाँ पर है H2 और यहाँ पर तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 दूने 8 और 8 और 4 12 और ये 4 तिया 12। तो इस प्रकार से ये संतुलित है, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2FeSO4 प्लस H2SO4 और ये O और Fe2SO4 3 प्लस H2O। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला स्टेप है आयरन को जब हमने किया है, संतुलित किया है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या गिनते हैं 4 दूने 8 और 8 और ये 4 12 और यहाँ पर चूंकि ये 3 है 4 और 4 का 3 है, तो 4 तिया 12, ठीक। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संख्या जो है इस समीकरण में गिन करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 दूने 8 और 8 और 4 12, इस प्रकार से ये हो गया और ये प्लस O कर दिए, तो ये 13 ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है 4 दूने 4 तिया 12, क्योंकि यहाँ 4 है और ये पूरा होल थ्राइस है, तो 4 तिया 12 और यहाँ पर हमने इसको एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड किया है, तो यहाँ पर ये 13 हो चुका है, तो इस 13 को यहाँ पर भी 13 करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे H2O। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को 13 करने का रीजन क्या है, हाइड्रोजन को संतुलित करना। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो कैसे बढ़ाई गई है, देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है H2 और यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, एक साइड में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन 2 लाना पड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन 2 लाएंगे, तो मान लीजिए अगर मैंने इसको केवल H2 लिखा, तो यहाँ पर ये तो हो गया हाइड्रोजन 2 कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर वहाँ पर ऑक्सीजन का जो बैलेंसिंग है वो गड़बड़ा रहा था, तो इसीलिए इसको एक यौगिक के रूप में H2O के रूप में लिखना पड़ा। और इस प्रकार से हमें 2 प्रकार के समीकरण मिल गए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब आगे इन दोनों समीकरणों को जोड़ करके एक फाइनल समीकरण प्राप्त करेंगे। इतने को नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, दोनों समीकरणों को हमने आंशिक समीकरण में तोड़ दिया है और दोनों आंशिक समीकरण को अब एक पूर्ण समीकरण का रूप देने जा रहे हैं। तो पूर्ण समीकरण का रूप देने से पहले हम क्या करेंगे, 2 आंशिक समीकरणों को एक जगह लिख देंगे और उसके बाद उसमें जो कॉमन होगा उसको काट करके बाकियों को योग करके एक पूर्ण समीकरण का निर्माण करेंगे, पूर्ण और संतुलित समीकरण का निर्माण करेंगे। तो हमने देखा था कि पहला समीकरण क्या था हमारा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 से बन रहा था K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O, इस प्रकार से ये बन रहा था। और हमारा दूसरा समीकरण जब हमने अनुमान विधि से हल किया था, उसमें बन रहा था FeSO4 प्लस H2SO4 और वो Fe2SO4 3H2O। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 5 और जब हमने दूसरा समीकरण निकाला था तो ऑक्सीजन की संख्या थी यहाँ पर केवल 1। तो इस ऑक्सीजन की संख्या को भी हमें बराबर करना है। तो ऑक्सीजन की संख्या को बराबर कैसे करेंगे, तो
तो ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए ये जो दूसरा समीकरण है उस पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर दिया गया। तो जब 5 से गुणा कर दिया गया तो जो वहां पर 2FeSO4 था, अब वो क्या हो गया 5 दूने 10 FeSO4। यहाँ पर केवल एक था तो ये हो गया 5H2SO4, यहाँ पर भी एक था तो ये हो गया 5O। और इसी प्रकार यहाँ पर भी FeSO4 केवल एक था तो यहाँ पर हमने 5 से गुणा किया तो ये भी क्या हो गया 5Fe2SO4। और यहाँ पर जो जल का मात्रा जो है केवल H2O था वो भी अब क्या हो गया 5H2O। अर्थात ये पूरे समीकरण को 5 से गुणा करने पर ये मान हमें प्राप्त हो गया और इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में कॉमन क्या क्या है। तो देखते हैं इस साइड में भी 5O है और ये राइट साइड में भी 5O है। तो लेफ्ट और राइट के जो कॉमन है उनको इस प्रकार से काट सकते हैं। अब इनको जब काटेंगे तो जो बचेगा उनको लिख देते हैं, अभिकारक को एक तरफ उत्पाद को एक तरफ। ऐसा नहीं करना है कि एक इसमें से लेंगे एक इसमें से लेंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अभिकारक को लेफ्ट में रखना पड़ता है और उत्पाद को राइट में रखना पड़ता है। तो कैसे लेंगे? अब यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके उठाते जाते हैं। तो पहला ले लेते हैं 2KMnO4 प्लस यहाँ पर देखिए दूसरा 3H2SO4 और 5H2SO4, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 8, तो 8H2SO4 प्लस अब इसमें ये तो कट गया है, एक और बच गया क्या 10FeSO4। तो इस प्रकार से ये हमारा अभिकर्मक का योग हो गया। अब देखते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए, तो यहाँ पर राइट साइड में लिखेंगे पहला 5Fe2SO4 3 ये वाला, उसके बाद दूसरा लिखेंगे K2SO4, उसके बाद फिर लिखेंगे 2MnSO4। अब इन दोनों को जोड़िए 3 और 5 8 प्लस 8H2SO4। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने लिखा है कि पहले मैंने ये नीचे वाले का ले लिया है, तो आप नीचे वाले को अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको भी K2SO4 को सामने रख सकते हैं, उसके बाद इसको रख सकते हैं, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको। इसका क्रम जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अभिकारक से उत्पाद बन रहा है वो सेम बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और इस प्रकार से रासायनिक समीकरण जो है पूरी तरह से एक बैलेंस्ड इक्वेशन के रूप में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के रूप में प्राप्त हो गया है। तो ये रासायनिक समीकरण से संतुलित यानी कि आज के टॉपिक में अगर किसी को कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट टेलीग्राम के माध्यम से अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे कल। थैंक यू।